नमस्कार, फेस बियॉन्ड फेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ख़ास शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर हैं। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश शासन के मत्स्य पालन और मछुआ कल्याण मंत्री नारायण सिंह पवार। नारायण सिंह पवार एक साधारण कार्यकर्ता से राजनीति की शुरुआत करते हैं और 2 बार के विधायक होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी उन पर विश्वास करके उन्हें मंत्री पद का दायित्व सौंपती है। पवार साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। आपके माध्यम से मेरी बात, मेरी चर्चा समाज तक और पूरे प्रदेश में जाएगी, उसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ मैं। पवार साहब, आप दूसरी बार के विधायक हैं, 5 बार चुनाव लड़े, 3 बार चुनावों में आपको पराजय भी मिली, जी। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने आपको तवज्जो दी, आपको मंत्री पद तक पहुंचाया। क्या कारण रहा कि वरिष्ठ विधायकों की श्रेणी में आपका नाम पहले आया जबकि दावेदार और भी थे? देखिए, मैं बचपन से ही एक कार्यकर्ता के रूप में संगठन से जुड़ा, संघ का स्वयंसेवक बना। विद्यार्थी काल में विद्यार्थी परिषद के महाविद्यालय में सक्रिय भागीदारी मेरी रही। आगे चल कर के फिर भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष, युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष, भाजपा का जिला अध्यक्ष, इस रूप में पार्टी की सेवा और समाज की सेवा का मौका मिला मुझे, और लगातार जनता के बीच में स्थापित रहा। जनता का मेरे प्रति विश्वास और भरोसा कायम रहा लगातार, इसलिए बार बार पार्टी ने मुझे सेवा का अवसर दिया। आप राजगढ़ जिले के ब्यावरा से आते हैं, एक ऐसी जगह जो अपने आप में अद्भुत है। नरसिंहगढ़ को मध्य प्रदेश का कश्मीर कहा जाता है, और ऐसी जगह जहां सांस्कृतिक विविधता भी है और सियासी मामलों में भी राजगढ़ हमेशा चर्चा में रहा, क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का लोकसभा क्षेत्र है राजगढ़, और उनका काफ़ी प्रभाव रहा। और मुझे लगता है कि जब आपने राजनीति की शुरुआत की 1984 में, आप जनपद पंचायत अध्यक्ष रहे और उसके बाद 2 बार बीजेपी के जिलाध्यक्ष रहे, तो उस दौर में जब कांग्रेस का दबदबा था, दिग्विजय सिंह के क्षेत्र में आप राजनीति कर रहे थे, तो कैसे शुरुआत हुई और इस मुकाम तक पहुंचने से पहले किस किस तरह के दौर आपने देखे? देखिए, मैं महाविद्यालय की राजनीति से मैंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। नरसिंहगढ़ महाविद्यालय में छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा हूँ, और कई वर्षों तक नरसिंहगढ़ महाविद्यालय का मैंने विद्यार्थियों ने नेतृत्व किया। बाद में नरसिंहगढ़ से मैं ब्यावरा शिफ्ट हुआ, क्योंकि मेरा जो मूल गांव ब्यावरा विधानसभा में आता है। इतना तो ब्यावरा की राजनीति में मैंने अपना, वैसे तो सफ़र में 78 में सफ़र शुरू कर चुका था। मैं जनपद अध्यक्ष का चुनाव पहला 78 में लड़ चुका हूँ। कुछ मतों तब भी मुझे पराजय मिली थी, 6-7 मतों से, लेकिन तब से मैं राजगढ़ के ब्यावरा में लगातार जनता में सक्रिय रहा। आगे चल कर के मुझे 1990 में भारतीय पार्टी ने पहला टिकट भी विधानसभा ब्यावरा का दिया, और वो तात्कालिक पृष्ठभूमि जो भी कारण थे, लेकिन मुझे उसमें असफलता मिली। 1984 में फिर मैं जनपद अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, और 84 से लेकर के लगातार 90 तक, और 90 से 93 तक फिर नॉमिनेट होकर के लगभग 9 साल तक मैं जनपद अध्यक्ष के रूप में वहाँ सेवा करता रहा। इस बीच में मुझे संगठन के और भी दायित्वों पर काम करने का अवसर पार्टी ने दिया। 80 से 84 मुझे 2 टर्म युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष पार्टी ने बनाया राजगढ़ जिले का। आगे चल कर 2 बार में विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा एक मंडल हुआ करता पूरी, तब 2 बार मंडल अध्यक्ष भी मुझे बनाया गया पार्टी ने। और फिर 90 से 94 के लिए 2 टर्म के लिए जिलाध्यक्ष का भी मुझे दायित्व पार्टी ने दिया। विभिन्न दायित्वों पर काम करते हुए मुझे जनता के बीच रहने का, जनता की सेवा करने का, लोगों का विश्वास जीतने का अवसर मिला। मैं अपने जीवन में निरंतर सार्वजनिक कार्य, लोक सेवा, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम निरंतर में सक्रिय रहा, और जनता ने हमेशा मुझे इस रूप में आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया, और उसी कारण मुझे भी पार्टी में लगातार सेवा का अवसर मिलता रहा। देखिए, राजनीति में आने की इच्छा तो बहुत लोगों की होती है, लेकिन राजनीति में बहुत कम लोग कदम रख पाते हैं, और कदम रखने के बाद मुकाम बनाना, स्टैंड करना, ये कठिन बात है। एक आप कृषि से जुड़े हुए परिवार से आते हैं, तो ये पॉलिटिक्स का कीड़ा कैसे लगा आपको? देखिए, मेरा परिवार शुद्ध कृषक परिवार रहा। मेरे पिताजी मेरे क्षेत्र में एक सबसे बड़े किसान के रूप में जाने जाते थे। अब वो नहीं रहे, उनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ है। बचपन से ही जब हम विद्यार्थी जीवन में काम करते रहे, तो हमें विद्यार्थी परिषद से जुड़ने का हमें लाभ मिला, और
विभिन्न स्तर पर मुझे संगठन का दायित्व मिलता रहा। उसके कारण लगातार मेरी टीम बनती चली गई और संघ परिवार की ओर से मुझे लगातार आशीर्वाद मिलता रहा। मेरे कार्य के आधार पर मेरे पर विश्वास व्यक्त किया गया और निरंतर मेरी सक्रियता भी मेरे काम आई और जनता का मेरे प्रति भरोसा, मेरे कार्य प्रणाली से, मेरे आचार व्यवहार से निरंतर मुझे जनता का विश्वास प्राप्त हुआ और जहाँ भी संगठन ने मुझे दायित्व दिया मैं अपने कार्य में खरा उतरा। उसके कारण मैं अपने कार्य क्षेत्र में, अपनी पार्टी में भी और मेरे विधानसभा क्षेत्र, मेरे ज़िले में, जैसा कि आपने पूर्व में कहा कि मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह का दखल वहाँ लगातार रहा। जब मैं जनपद अध्यक्ष 84 में चुना गया, उसी साल दिग्विजय सिंह जी भी राजगढ़ की लोकसभा से चुने गए और उस समय उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। प्रतिपक्ष के रूप में मैं अकेला कार्यकर्ता था। उनकी जो जिला योजना समिति की टीम थी, उसके बाद ही मैं अपने ध्येय में सफल रहा। मैं चूँकि मैं बचपन से ही उस समय के प्रकाशित दैनिक स्वदेश अखबार इंदौर का मैं एक तरह से संवाददाता भी रहा हूँ, मेरी कलम भी चलती थी। बहुत सारी चीज़ें मेरी कलम से वहाँ निकलती थी। उसके कारण तत्समय की शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था, उस समय का प्रशासन, उसके विरुद्ध मेरी तीखी कलम से वो कतराते रहे और उसके कारण मैं जनपद में, मेरी पार्टी का अल्पमत था तो भी मैं, एक समय ऐसा आया कि मुझे भोपाल संभाग में मेरी जनपद और प्रथम स्थान मैंने प्राप्त किया। तमाम विसंगतियों के बाद भी जो है दिग्विजय सिंह की पैरी नज़रों से बहुत मुश्किल से मैं आगे बढ़ता रहा। कई बार उन्होंने मेरे प्रति अविश्वास लाने का प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं हुए और मैं अपना मार्ग बनाता तो आगे बढ़ता चला गया। निश्चित रूप से मेरे संघर्ष के साथ आगे बढ़ा हूँ, लेकिन मेरी टीम, मेरे मित्र, मेरी पार्टी, मेरे संगठन कार्यकर्ता को मुझे भरपूर आशीर्वाद मिलता रहा। देखिए, आप संघ से जुड़े रहे, आप भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ने से पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े। तो संघ और संघ के अनुषांगिक संगठनों से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता यदि बीजेपी में आता है तो उससे उम्मीदें और बढ़ जाती हैं, संघ की भी, परिषद की भी, आम नागरिकों की, समाज की भी। तो इन उम्मीदों को विधायक रहते हुए क्या आप पूरा कर पाए? कार्यकर्ता आपसे खुश रहे? क्योंकि अक्सर ये शिकायतें भी रही कि लोग राजनीति में आ जाते हैं और आने के बाद फिर राजनीति का जो दौर है, उस दौर में वो राजनीति की काली कोठरी से बच नहीं पाते। तो आपका क्या अनुभव रहा? आपका प्रश्न प्रासंगिक है क्योंकि आज राजनीति का जो दौर चल रहा है उसमें काजल की कोठरी में केसु सहन हो जाए, काजल लागे ही लागे की उक्ति चर्चा दिखती है, अनेक उदाहरण दिखते हैं। लेकिन मैंने अपने जीवन में प्रयास किया, मेरे परिवार के संस्कार, मेरी और संघ के संस्कार मेरे अंदर गहराई से रहे हैं। मैंने अपना सार्वजनिक जीवन जितने समय भी रहा हूँ विभिन्न पदों पर, अथवा विधायक के कार्यकाल जो मेरा 13 से 18 रहा, जैसी चादर मैंने ओढ़ी वैसी चादर मैंने उतार के 18 में रखी। मेरे सार्वजनिक जीवन में किसी प्रकार का अभी तक आरोप प्रत्यारोप कलंक का कोई भगवान ने मुझे बचा के रखा और जनता का मेरे प्रति जो दृढ़ विश्वास है वो आज भी कायम है और मैं अपने पथ पर चलता रहता हूँ। मैं काम करते हुए विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा में, मैंने पिछले, जब शिवराज जी मुख्यमंत्री थे तब लगभग मेरी विधानसभा में 8,000 करोड़ के काम मैंने और विकास के कराए, जो उस समय की बहुत सारी विधानसभाएं इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाई। ये शिवराज जी का आशीर्वाद था, मेरा निरंतर प्रयास रहा। उसके कारण मैं जनता में, मेरे क्षेत्र में मुझे जनता की ओर से विकास पुरुष की उपाधि प्राप्त है मेरे क्षेत्र में। ये मेरी उपलब्धि है, जनता का मेरे प्रति भरोसा, उनके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। आपने जब 2020 में नामांकन दाखिल किया तो आपकी प्रॉपर्टी का जब वैल्यूएशन हुआ तो वो पिछले चुनाव से कुछ कम हो गई। विधायक रहते कुछ कमाया नहीं आपने? अब ये आपका प्रश्न है, जो देखते हैं वातावरण उसके हिसाब से आपका प्रश्न है, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी जो 50 साल पहले थी, 20 साल पहले थी, जो आज है, मेरे पास पैतृक ज़मीन है, मेरे पास अपना एक मकान है और गाड़ी घोड़े जो हमारे साधन काम करने के लिए होते हैं, यही हमारी प्रॉपर्टी है। हमारी सत्यनिष्ठा, हमारी ईमानदारी हमारी पूंजी है। हमने न पैतृक ज़मीन को 1 इंच बेचा और न 1 इंच नई खरीदी। उतनी पर्याप्त ज़मीन हमारे पिताजी ने हमें दी है कि हम अपना गुजारा कर सकते हैं। जी, एक बड़ी बात यह है कि राजगढ़
से आप प्रतिनिधित्व भी करते हैं, बीजेपी ने आपको मंत्री बनाया, राजगढ़ से दो दो विधायकों को मंत्री बनाया है, तो क्या वजह है कि राजगढ़ को इतना महत्व दिया जा रहा है? कोई वजह इसके लिए नहीं है। राजगढ़ में अब कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन तो पार्टी करती है, और पार्टियां अपने हिसाब से किस कार्यकर्ता की कितनी उपयोगिता आज भी और कल भी होने वाली भविष्य में, वो सब दृष्टिगत रखते हैं। एक खड़गपुर हमारी एससी वर्ग की सीट है, और उस प्रकार के कार्यकर्ताओं में हमें आवश्यकता थी, और पार्टी जो विचार किया होगा। मेरा उपयोग भी आप मान सकते हैं, मेरे कार्य क्षेत्र में मेरा जनता का मेरे प्रति विश्वास, और भी कारण पार्टी का वोट बैंक भी हो सकता है, मेरे ऊपर भरोसा करने का और भी कारण है। मैं अपने समाज का प्रांतीय अध्यक्ष भी वर्षों रहा हूँ, और राष्ट्रीय स्तर पर भी मेरी समाज के अंदर पूरी उपयोगिता है, और ये मालवा का क्षेत्र है, उसकी भी उपयोग पार्टी ने समझा होगा। और मेरे कार्य का मूल्यांकन, कार्यकर्ताओं की मांग लगातार मेरे बारे में रही है कि पुराने कार्यकर्ता अवसर दिया जाए। ब्यावरा क्षेत्र को लगातार जो है हम चुन के भेजते हैं, तो एक अवसर, तो पार्टी ने सब विषयों विचार करके और मुझे भरोसा किया, और जो सेवा कार्य मिला उसको सर झुका स्वीकार करते हैं। सेवा कार्य एक मंत्री के रूप में जब आप करते हैं तो एक पावर की ज़रूरत भी पड़ती है, लेकिन एक मौका ऐसा भी आया जब मैं पढ़ रहा था कि आप अपने ही क्षेत्र में एक सीईओ के खिलाफ धरने पर बैठ गए। नहीं बेटे, ऐसा गलत समाचार है। मैंने ये कहा था, एक बैठक हमारी चल रही थी वहाँ, जिला प्रशासन के अधिकारी, कलेक्टर, एसपी और सीईओ जिला पंचायत बैठक, एक सारे विभागों की समीक्षा बैठक चल रही थी। उसी मौके पर जनपद पंचायत के 100 सरपंच, ब्यावरा जनपद के 109 में से 100 सरपंच वहाँ कोई ज्ञापन लेकर के आए, उसी बैठक में आए। हमने कहा भाई बैठक हो जाए, फिर आपकी बात सुनेंगे, क्या कहना आपका। बैठक कलेक्टरों को मैंने कहा सुनिए आप क्या कहना चाहते हैं। तो सीईओ के विरुद्ध ज्ञापन लाए थे वो, साहब इस प्रकार का सीईओ का भ्रष्टाचार, अनियमितताएं लगातार हो रही है और कोई ध्यान नहीं दे रहा। मैंने कलेक्टर का, यार अगर 109 में 100 सरपंच यहाँ खड़े हैं तो उसके पीछे कोई बेस होगा। अब इनको परफॉर्म देखिए, इनका क्या सीईओ ने किया है, क्या शिकायत इनकी है, और उसको आपात मस्तक आप छानबीन करें। अगर सीईओ गलत है तो कार्रवाई करें, और अगर कोई असत्यता पाई जाती है तो इनका समाधान करें। 100 सरपंच गलत नहीं हो सकते, 2 4 5 हो सकते हैं। और सरपंच जो उनका हम धरने में बैठ रहे हैं तत्काल, मैंने कहा सरपंच लोग ये हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, चुनकर का है ये, और अगर इनका कोई दर्द है इनके साथ मैं खड़ा हूँ। इनका तो मुझे खड़ा होना पड़ा कि मेरी मजबूरी होगी, क्योंकि हमारी कार्यकर्ता है, जनता में चुनकर गाते हैं, ये समाज के प्रतिनिधि हैं, तो इनकी पीड़ा तो मेरी पीड़ा है, तो इनके साथ मैं खड़ा रहूँगा। ये जो कुछ करेंगे मुझे जुड़ना पड़ा इनके साथ, इसलिए आप कार्रवाई करें। इतना शब्द आया था। तो सरपंच को हम धरना दे रहे हैं, मैंने कलेक्टर कहा अगर धरना देंगे तो मजबूरी मुझे इनकी बात के साथ खड़ा होना पड़ेगा। नहीं, आप मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री के नाते सरकार के एक तरह से प्रतिनिधि भी हैं। एक सीईओ आपके यहाँ है, ऐसा भी हो सकता है कि पूरे प्रदेश में ऐसे अधिकारियों की भरमार हो जो जनता की नहीं सुन रहे, जनप्रतिनिधियों की नहीं सुन रहे, भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप क्या सोचते हैं? कि अब ये तो ब्यूरोक्रेसी है, इसके प्लस माइनस दोनों सामने आते हैं। आमतौर पर जहाँ इस प्रकार के विषय उभरते हैं वहाँ की जांच भी होती है, उस पर कार्रवाई भी होती है। इसको थंब रूल नहीं मान सकते कि स्थान पर कोई व्यक्ति गड़बड़ है तो सब जगह ऐसा मान लिया जाए। या प्रसंग आते कि सरकार जांच भी करती है, कार्रवाई भी करती है समय पर। ब्यावरा इसका अपवाद था, छानबीन किया कलेक्टर ने, उसके कंप्यूटर और रिकॉर्ड चेक किए तो दोषी पाया गया। कलेक्टर तत्काल उसको सस्पेंड किया, अटैच किया जिला मुख्यालय पर, और अंत में सरकार ने उसको हटाया। आप रायसेन जिले के प्रभारी मंत्री जी। प्रभारी मंत्री यानी एक जिले का राजा होता है। जी जी। तो एक प्रभारी मंत्री के तौर पर आपने बैठकें भी ली होंगी, देखा भी होगा, तो आप क्या सोचते हैं कि जिलों में जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक हैं, जनप्रतिनिधि अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, जन अपेक्षाओं की पूर्ति हो रही है, सरकार को 1 साल होने जा रहा है। एक रायसेन जिले का ही उदाहरण लें तो सेटिस्फैक्ट्री लेवल किस लेवल पे आप देखते हैं? तो रायसेन भोपाल का निकटवर्ती जिला है, और रायसेन जिले में सभी सीनियर नेता हमारे विभिन्न दायित्वों पर हैं। विधायक के जो पूर्व मंत्री रहे या वर्तमान में मंत्री हैं, और भोपाल की सारी छाप, चूँकि हमारा मंडीदीप वो भोपाल से ही जुड़ा है, लेकिन वो रायसेन जिले का पार्ट है, औद्योगिक क्षेत्र है। और बाकी भी हमारे कृषि, हमारा क्षेत्र अच्छा है, उत्पादकता अच्छी वहाँ की, धान में, गेहूँ में, और सभी लोग संपन्न हैं। प्रशासनिक व्यवस्था की भी बहुत शिकायत मुझे प्राप्त नहीं हुई वहाँ।
मेरी दो बार बैठ के प्रशासन के साथ हो गई है, वहाँ जनप्रतिनिधियों के साथ, पार्टी फोरम पे, जिला फोरम के साथ ही बैठक हुई है। रायसेन में बहुत से शिकायत, छुटपुट शिकायत सब जगह आती है, और जहाँ मेरे ध्यान में आया मैं कलेक्टर को अवगत कराया और उसे निराकरण के लिए कलेक्टर ने कार्रवाई भी की है। और ऐसा कोई बड़ा मसला भी नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। रायसेन का प्रशासन ठीक चल रहा है सर। अब विभाग पर हम आते हैं, मछुआ कल्याण और मत्स्य पालन विभाग। इस विभाग में करने को ऐसे बाहर से देखें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हर विभाग का अपना एक महत्व है। तो सरकार ने इस विभाग की जिम्मेदारी आपको दी है, तो कहाँ आपको पोटेंशियल दिख रहा है? अभी तक आप कहाँ पहुँचे इस विभाग को लेकर? देखिए, मछुआ मत्स्य विभाग दो पार्ट में है। एक मूल विभाग मत्स्य विभाग और एक इसका जो है महासंघ है, मत्स्य महासंघ, जो कोऑपरेटिव फेडरेशन है। सरकार जो WRT के माध्यम से बड़ी संरचनाएं, बड़े डैम तालाब बनाते हैं, उसको सरकार मत्स्य पालन के लिए महासंघ को अलॉट कर देता है। और कोई छोटी संरचनाएं जो 1000 हेक्टेयर से कम की हैं या और उससे 10 हेक्टेयर तक के ऐसे तालाब, टैंक जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतें संचालन का करती है उनके लेवल पर। मत्स्य विभाग उसमें केवल अपनी सहमति व्यक्त करता है किस वर्ग के लोगों को काम करने के लिए उसमें और मौका मिलना चाहिए। सरकार ने कैटेगरी तय कर रखी है। भोई, माझी, केवट समाज के लोग परंपरागत रूप से मत्स्य पालन करते हैं, उनकी समितियों का पंजीयन होता है और लोग वहाँ काम करते हैं, उसकी रॉयल्टी भी उन संस्थाओं को जाती है। कहीं कोई अनियमितता होती है तो हमारा मत्स्य विभाग उसको देखता है, कोई समिति नाजायज़ बन गई है, गलत बन गई है, उसको उसका मूल्यांकन करके और बदलना हो तो बदलते हैं और जो व्यवस्था उसको ठीक करते हैं। दूसरा जो मत्स्य महासंघ है, ये कोऑपरेटिव फेडरेशन का है। इसमें जो बड़े डैम मध्य प्रदेश के हैं, जैसे 28 डैम इसमें आते हैं और उनका प्रबंधन मत्स्य महासंघ देखता है। एक महाप्रबंधक होता है इसमें, बाकी नीचे अमला रहता है। उन टैंकों को संचालन कार्य नीचे क्षेत्रीय अधिकारी करते हैं। उसके टैंक जो रहते हैं उसकी एक प्रक्रिया है, वो सार्वजनिक उनकी वो निकलती है, उसके विज्ञापन निकलते हैं, उसकी बाकायदा नीलामी होती है, टेंडर बुलाए जाते हैं और जो सरकारी बोली रहती है उससे ऊपर जो होगी, एक ऑफसेट वैल्यू से ऊपर जो वैल्यू आएगी, उस पर उनको टैंकों की नीलामी होती है। उसकी निर्धारण अवधि होती है, कहीं 3 वर्ष, कहीं 7 वर्ष। उस अवधि के लिए संबंधित ठेकेदार को अलॉट किए जाते हैं और वो जैसी कंडीशन होगी, त्रैमासिक, 6 मासिक या वार्षिक रूप से वो अपनी रॉयल्टी जो दरें होती है जिस पर वो नीलामी होती है, गवर्नमेंट को रॉयल्टी देते हैं और फिर सरकार की अनुमति से वो उनमें वो मत्स्य उत्पादन करते हैं। इस तरह लोगों को रोज़गार मिलता है। मछुआ समितियाँ बनती है नीचे, ऐसी समितियों के माध्यम से मत्स्य पालन और मत्स्य का उसमें से उत्पादन और विक्रय होता है। सरकार को अपनी रॉयल्टी देती है, लोगों को अपना रोज़गार मिलता है और वो सारा एक अच्छी किस्म की जो मत्स्य हमारे यहाँ अन्य प्रदेशों में और कई मात्रा में अन्य देशों में भी, अरब देशों तक भी उसका निर्यात होता है। इसमें हमारा जो मध्य प्रदेश का जो वाटर बॉडी है, इसमें एक अच्छे पानी की वाटर बॉडी बना जाता है और जो इसको समझते हैं मत्स्य की क्वालिटी को, उसकी गुणवत्ता को, हमारे मध्य प्रदेश के, चाहे वो गांधी सागर डैम हो, चाहे हमारा इंदिरा सागर डैम हो और चाहे बरगी का हो, ये सब हमारे इस रूप में अच्छे वाटर बॉडी माने जाते हैं। अच्छे पानी में अच्छा उत्पादन होता है, ऐसा उसके बारे में धारणा है। तो ऐसा उत्पादन होता है, सरकार को उसकी रॉयल्टी मिलती है, ठेकेदार अपना काम करता है, लोगों को रोज़गार मिलता है। ये एक पार्ट है। सरकार, हमारा मत्स्य विभाग जो है उसमें अगर कोई चोरी होती हो, अन्य ऐसे लोग जो रहते हैं डैम्पों में चोरी करते हैं मत्स्य का, उस पर खिलाफ कार्रवाई करते हैं हमारे कलेक्टर, हमारे यहाँ के निर्देश पर, और उसका संचालन होता है। जो संचालन ठीक करते हैं, बराबर सरकार को पैसा देते हैं, चलता रहता है। कई बार अनियमितता होती है, पैसा नहीं आता समय पे, उनको नोटिस वगैरह दे करके वो उसका मत्स्य उत्पादन रोका भी जाता है और कई बार उसकी लीज निरस्त हो जाती है। दूसरा पार्ट इसमें है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना करके भारत सरकार की योजना है, उसके तहत नीचे के जो छोटे कृषक हैं, सरकार, प्रधानमंत्री का ये मानना है कि जैसे हमारा कृषक खेती काम करता है, ऐसे ही उसके समानांतर उसकी रोजी रोटी के लिए मत्स्य उत्पादन करें, दूध उत्पादन करें, शहद उत्पादन करें। इस प्रकार के छोटे छोटे कामों के माध्यम से लोग रोज़गार अपना बढ़ाएं और उन लोगों को सरकार सब्सिडी देती है।
छोटे टैंक बनाए, अपने खेत में छोटी छोटी ज़मीनों में 1 हेक्टेयर का 2 हेक्टेयर का सरकार उसमें अनुदान देती है। 40% लेकर 60% तक महिलाओं के लिए, SC ST वर्ग के लिए अलग कैटेगरी में उनको अनुदान मिलते हैं। वो अपना वाटर बॉडी बनाया अनुदान प्राप्त करके, और जो मत्स्य उत्पादन होकर के वो अपना और रोज़गार बढ़ाएं। इस प्रकार का भी जो मत्स्य उत्पन्न होता है नीचे शहरों में विक्रय के सरकार बनाती है, कई जगह शेड बनाए जाते हैं, अच्छे मार्केट उपलब्ध कराती है सरकार। तो उस सब चीज़ों को मिला करके रोज़गार का सृजन हो, गरीब लोग अपना उसमें बच्चों का पालन करें, और इसमें कई सारी योजनाएं फिर मत्स्य उत्पादक जो समितियां हैं उनके बच्चों को कल्याण की दृष्टि से गरीब परिवारों को बीमारी सहायता मिलती है, उनके बेटियों की सहायता के लिए अनुदान मिलता है, बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है एक निश्चित मात्रा में, उनके उत्पादन पे अच्छे परफॉर्म कर समितियों को बोनस मिलता है, और कई प्रकार के लाभ सरकार को लाभांश दिए जाते हैं उनको, और ऐसा एक बड़ा रोजगार सृजन इस मत्स्य उद्योग के माध्यम से लोगों को मिलता है। मेरे कार्यकाल तक, चूँकि मुझे अभी इसमें आए हुए 1 साल होने को आ रहा है, और इस बीच में कई सारे चुनाव और कई सारी विसंगतियाँ रही है, हम प्रयास करेंगे कि इसका जो है हम आने वाले वर्षों में हम अन्य प्रदेशों में, अन्य देशों में मत्स्य उद्योग को कैसे हम आधुनिक सांचे में डालें और लोगों को रोज़गार मिले, अच्छे किस्म का मत्स्य उत्पादित हो और ज़्यादा लोग रोज़गार प्राप्त कर सकें, ज़्यादा लोग प्रधानमंत्री मत्स्य समुदाय से जुड़े नीचे तक, उसकी समितियाँ और बने और लोग रोज़गार प्राप्त करें। इसको हम गुणवत्ता में भी और क्वांटिटी में भी ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। एक और हमारे पास जो पहले मध्य प्रदेश का एक मत्स्य एम्पोरियम कह लें, या इसको क्या कहना चाहिए, इसको एक्वेरियम क्या बोलने इसको, ये हमारा पुरानी विधानसभा के पास बना हुआ था, जो एक तरह से दर्शनीय भी था, मछली घर उसका नाम था। अब उसको हम स्थापित करने जा रहे हैं। यहाँ हमारा मत्स्य महासंघ का यह कार्यालय है, उसके लिए भारत सरकार ने कुछ ग्रांट भी घोषित की है, और उसको DPR तैयार हो रहा है। एक अच्छा एम्पोरियम एक्वेरियम बने और लोगों को देखने के लिए भी, और मछलियों की क्वालिटी, गुणवत्ता, ये सब चीज़ बढ़े वहाँ, तो उसका प्रयास कर, DPR बन रहा है अभी। और भारत सरकार और मत्स्य सरकार का जो आपस में जो जितना भी अपना अपना भाग है, अनुपात को मिला करके, और हम प्रयास करें कि इस साल वो काम शुरू हो और आधुनिकता है उसमें। जगह जगह मत्स्य बीज उत्पादन के लिए हैचरीज बनती है, विभाग उसमें मत्स्य का बीज उत्पादन करता है, अच्छे गुणवत्ता के बीज ठेकेदारों को मिले, उसका प्रयास भी कर रहे हैं। अच्छे लोग इसमें काम करने आए। कई बार देखने होता है बहुत सारे पुराने लोग, एक तरह से कई बार को माफिया कह सकते हैं, ऐसे लोगों ने इस पर कब्जा कर रखा। हम कोशिश करेंगे अच्छे जो वाकई में इसमें पात्र लोग हैं उनको मौका मिले काम करने का, और वाजिब लोगों को रोजी रोटी मिले, ये मेरा प्रयास होगा। आप मत्स्य और मछुआरा कल्याण मंत्री हैं, लेकिन जब आपको मंत्री पद मिला था तब आपके मन में कोई इच्छा थी कि मुझे खास विभाग का दायित्व मिलना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं, हम कार्यकर्ता है, जो दायित्व मिले उसे स्वीकार करें। अपने को हमारे जीवन हमारा ध्येय रहा है, जो मिले उसको ईमानदारी से करो। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर हम काम करें मत्स्य विभाग में, तो जितनी संरचना हमारे मध्य प्रदेश में पूरे एशिया की सबसे बड़ी वाटर बॉडीज हमारे पास में है, और इसमें मन लगा काम करने हो सकता है, इसमें घुसकर काम करने हो सकता है। तो विभाग छोटा नहीं है, काम करें तो, और ना करें तो सभी छोटे हैं। इसलिए विभाग कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, हर विभाग में काम करने की गुंजाइश है। इसलिए संगठन जो दायित्व देता है, सरकार जो दायित्व देती है, उसको स्वीकार करें और अपना अच्छा करते, बेहतर उसमें दिखाएं, ये मेरा प्रयास है। मोहन यादव के रूप में एक नए कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पद का दायित्व दिया, अब उनके नेतृत्व में आप काम कर रहे हैं। 1 साल का आपका अनुभव कैसा रहा डॉक्टर यादव के लिए? डॉक्टर यादव अच्छे विजन वाले नेता हैं, और भारतीय जनता पार्टी में लगातार प्रोसेस चलता रहता है, नई पीढ़ी को आगे लाना। जब शिवराज जी आए थे तब माननीय पटवा जी और बाकी पुराने नेता थे, कैलाश जी, जोशी जी, फिर एक पार्टी नई पीढ़ी को स्थापित किया, तो शिवराज जी स्थापित हुए, लंबे समय मुख्यमंत्री रहे वो, उनके कारण प्रदेश लगातार हमारा आगे बढ़ा, जिस रूप में आज प्रदेश हमारा विकसित प्रदेश है। माननीय मोहन यादव जी आए, उनकी क्षमता, उनकी योग्यता को कसौटी पे कसा पार्टी ने, और चूँकि पीढ़ी परिवर्तन नहीं करेंगे तो जिस प्रकार की और पार्टियां हैं,
हमारे यहाँ 3-3 4-4 पीढ़ी बदल गई, बाकी पार्टी में वही पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं। इसलिए उनको आप देश में देख रहे हैं किस मुकाम पर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी प्रयोग करती है, कार्यकर्ता को लाएगी, उस प्रतिभा को निखारेगी, उनको काम का मौका देगी। इस रूप में मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री रूप में पार्टी ने काम करने का अवसर दिया। निश्चित रूप से मोहन यादव जी अपने 1 साल होने वाला है, अच्छा कार्य कर रहे हैं प्रदेश में, प्रदेश आगे बढ़ रहा है, बड़ी मात्रा में निवेश आ रहा है। एक और बात कि आप अपने क्षेत्र के विधायक भी हैं, और जब विधायक मंत्री बन जाता है, शासन का एक महत्वपूर्ण ओहदेदार बन जाता है, जनता की अपेक्षाएं बढ़ जाती है। ब्यावरा के लिए आपका ये कार्यकाल किस तरह से उपलब्धियों वाला कार्यकाल हो? कि ब्यावरा मेरी विधानसभा है, हमारी जो ग्रास रूट का हमारी विधानसभा है, तो हम ज़्यादा समय हम अपने क्षेत्र में देते हैं। बाकी प्रदेश पे जो दायित्व मिलता है वो करते हैं, हमारे विभाग का काम देखते हैं। और जो मेरे यहाँ की जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें वो हम ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। जैसे ब्यावरा को पेयजल का संकट है भारी नगर के अंदर, हम प्रयास कर रहे हैं कि पेयजल के पर्याप्त प्रबंधन हो जाए। तो स्थापित योजना और साथ साथ हमें एक और नई परियोजना में सर्वे कराया हमने, जो आगे 50 साल तक ब्यावरा को लगातार पानी दे सके मोहनपुरा डैम से। वो प्रोसेस में उम्मीद करेंगे कि वो योजना हमारी मंजूर हो जाए। चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ कमियां हैं वो हम पूरा प्रयास करेंगे। सिंचाई के क्षेत्र में मेरे यहाँ पार्वती नदी पर एक बड़ा डैम बन रहा है, जो मेरे पिछले कार्यक्रम में सेंक्शन कराया था। एक रचना मेरे क्षेत्र में बनने की गुंजाइश थी, वो चल रही है, करीब 1,500 करोड़ की है वो। उससे 240 गाँव को सिंचाई का पानी मिलेगा। पीने का पानी मेरी विधानसभा में लगभग 240 गांव में मेरे पिछले कार्यकाल से ही जल निगम के द्वारा योजना संचालित है। ब्यावरा मेरा सबसे बड़ा स्थान है जिले का भी और मेरी विधानसभा का भी। वो 100 बेड का एक हॉस्पिटल मेरे कार्यकाल में और घोषित हुआ है। पूर्व में जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तब इन्होंने घोषित किया था कि 100 बेड का ब्यावरा करूँगा, लेकिन वो 30 से आगे नहीं बढ़ पाया। मैंने पिछले कार्यकाल में 100 घोषित किया, 10 करोड़ की बिल्डिंग बनाई। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रामा सेंटर वहाँ खुल जाए। ब्यावरा 3 हाईवे पे स्थापित है और रेट ऑफ एक्सीडेंट काफ़ी होता है, कभी 2-4 घटना एक दिन में आ जाती है। तो लोगों को वहाँ पर्याप्त इलाज मिल जाए, उचित इलाज मिल जाए, तो ट्रामा मेरी प्रायोरिटी होगी वहाँ, इस पर प्रयास कर रहा हूँ। और बाकी सड़कें मेरे यहाँ लगभग अब सभी गाँव कनेक्टिविटी में आ चुके हैं, उनका सुधार कार्य है। कृषि के क्षेत्र में जो और हम कर सकते हैं, कोशिश करूंगा कि मेरे कार्यकाल में एक कृषि महाविद्यालय वहाँ बने। ज़िले में कृषि महाविद्यालय नहीं है और ज़िला हमारा कृषि ओरिएंटेड है पूरा, वो भी मेरा प्रयास होगा, आगे करेंगे। हमारे पास एक कृषि बीज उत्पादन प्रगुणन का एक बड़ा भूखंड है वहाँ। अगर सरकार उसको कृषि महाविद्यालय के लिए स्वीकृत करती है तो उसमें ज़मीन पे हम संचालन कर सकेंगे। ऐसी बहुत सारी प्राथमिकता हमारी, हम कोशिश करेंगे। वैसे मोटे तौर पर मेरे पिछले कार्यकाल में बहुत जो महत्वपूर्ण काम थे वो सभी में, चाहे वो हमारे सुठालिया कस्बा उसमें तहसील बनाना, वहाँ महाविद्यालय खोलना, पीने का पानी प्रबंध करना, आवश्यक सड़क मार्ग, चूँकि हमारा राजगढ़ जिला कई हाईवे कनेक्ट करता है, वो सब चीज़ें मेरे यहाँ लगभग पूरी हो चुकी है। नीचे ग्रामीण क्षेत्र को जो मार्गों का उन्नयन करना वो हमारी प्राथमिकता होगी। जो संभव होगा मेरे एजेंडे में। बहुत बहुत धन्यवाद नारायण सिंह पवार जी, आपने अपने बहुमूल्य विचार हमसे शेयर किए, अपना मिशन और विजन बताया। नारायण सिंह पवार एक ऐसे राजनेता जो ज़मीनी कार्यकर्ता भी हैं और आज भी उनकी सोच ज़मीनी कार्यकर्ता बने रहने की है। उनका कार्यकर्ता भाव ही उनकी सफलता की पहचान है। नारायण सिंह पवार मंत्री के तौर पर, जनप्रतिनिधि के तौर पर अपने आप को साबित करें और बेहतर कार्य करें, जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरें। फेस बियॉन्ड फेस में आज इतना ही। नमस्कार।